रात के करीबन 2 बज रहे थे, मेरी नींद टूटी और अमूमन हर पत्रकार अपना मोबाइल चेक करता है। मैं देखा कि आप लिख रहे हैं कि मुझे जान से मारने की। क्या है इसकी पृष्ठभूमि? जैसे मैंने रिसीव किया वो गाली गलौज देना शुरू कर दिए कि तुम जो है कि बहुत बनते हो, ये करते हो, तुम शिल्पी और मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। लेकिन वहां जिस तरीके से मैंने बात रखी चीजों को, उसके बाद वो बहुत ज्यादा पिनक गए। भाई आप पर कोई व्यक्तिगत हमला थोड़ी कर रहा है। हम पैसा, हमारा जो संवैधानिक काम यहाँ नहीं हो रहा 5वीं अनुसूची में, उसका कारण हमारे आदिवासी नेता है, तो मैं तो रिस्पॉन्सिबल बनाऊंगा ना, क्यों नहीं बनाऊंगा। अनुसूचित क्षेत्र है, आप रिजर्व सीट से जीत के आते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेशनल लेवल पर क्यों चलाए? ठीक है, आपने निशाना कांग्रेस को बनाया और बराबर बनाते हैं आप, है ना, कि विगत 24 वर्षों से झारखंड में जो भी आदिवासी नेता मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे या विधायक रहे, यही सारे लोग जो है कि रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, और उसी का अब ये जो है आउटबस्ट कर सकते हैं। हुआ क्या कल रात में अचानक? कितने बजे का अमूमन आपको उनका मैं बंधु तिर्की का फोन आता है? फोन पे क्या बातचीत हुई आप दोनों के? देखिए, हम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष होने की वजह से उनको बुलाया था। अपना पक्ष रखने के बजाय उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दिया। तो क्या उन्हें इस बात का खतरा लग रहा है कि गलेक्शन डुंगडुंग का जो सियासी या ये सामाजिक कद बढ़ रहा है, ये बढ़ता हुआ कद आगे चल के उनके राजनीतिक जो उनकी पॉलिटिक्स जो है उसके लिए खतरा हो सकता है? ये हो सकता है। नमस्कार, जोहार, मैं हूँ देवेंद्र कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं भारत मित्र। दोस्तों, झारखंड की सियासत में पिछले 5-6 महीने से पेशा पर कोहराम मचा हुआ है और जैसे जैसे पेशा की यह लड़ाई आगे बढ़ती नजर आ रही है, इसके कई रंग देखने को मिल रहे हैं। दरअसल इन्हीं 5-6 महीने में पेशा पर एक बड़ा विमर्श खड़ा हुआ। खूंटी, बिरसा मुंडा की जन्मभूमि खूंटी से हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय विधानसभा पहुंचता है और अपना प्रतिकार दर्ज करता है। इसी 5-6 महीने में या हाल कहे कि महज 10 दिन पहले इस विधानसभा के समानांतर आदिवासी समाज की ओर से आदिवासी विधानसभा का आयोजन किया जाता है और उस विधानसभा में आदिवासी समाज के करीबन 32 मुद्दे उठाए जाते हैं। उस 32 मुद्दों में पेशा एक बड़ा मुद्दा होता है। लेकिन आज हम चर्चा उसी पेशा के संदर्भ में, लेकिन एक नए आयाम में करने जा रहे हैं। दरअसल गलेक्शन डुंगडुंग जो सुबह झारखंड में पेशा मूवमेंट का एक बड़ा चेहरा बनकर सामने आए हैं, कल रात उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात का दावा किया है कि पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। अब इसे किस रूप में देखा जाए और इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या वाकई बंधु तिर्की ने जान से मारने की धमकी दी है, और दी है तो उसकी पृष्ठभूमि क्या है? इस वक्त हमारे साथ खुद गलेक्शन डुंगडुंग जी हैं। गलेक्शन डुंगडुंग जी, आपका बहुत बहुत जोहार। मुझे याद है कि पेशा के जो विमर्श शुरू हुआ उसमें एक छोटी सी भूमिका ही सही भारत मित्र की रही। हमने उन तमाम खबरों को दिखाया जो पेशा से जुड़ा हुआ था और आदिवासी समाज के दूसरे मुद्दे से जुड़े हुए थे। लेकिन कल मुझे बड़ा झटका लगा। रात के करीबन 2 बज रहे थे, मेरी नींद टूटी और अमूमन हर पत्रकार अपना मोबाइल चेक करता है। मैं देखा कि आप लिख रहे हैं कि मुझे जान से मारने की धमकी। क्या है इसकी पृष्ठभूमि? ये लड़ाई आप एक आदिवासी समाज के बड़े कौज को लेकर चले थे। उसमें जल, जंगल, जमीन का मुद्दा भी था, आदिवासी पहचान का मुद्दा भी था, उसकी सांस्कृतिक पहचान का मुद्दा था, राजनीतिक हिस्सेदारी का सवाल था, पेशा का तो था ही था। लेकिन यह व्यक्तिगत संघर्ष में क्यों तब्दील हो गया? देखिए, ये जो पेशा आंदोलन में मैंने कई दफा कहा है, आखिर जो राज अबुआ दिसुम अबुआ राज के नारे के बदौलत बना, उस राज में संवैधानिक कानून पेशा जो है 1996 लागू नहीं किया गया,
और असंवैधानिक तरीके से झारखंड पंचायत राज अधिनियम मैं उस 2001, मुद्दे पर नहीं मैं आऊंगा। बैकग्राउंड बता रहा हूँ, एक और जो नगर पालिका अधिनियम क्यों लागू हुआ, तो उसके पीछे मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था ये जो बड़ा नक्सस है जो उसको लागू नहीं करने देता है, चाहे वो जमीन माफिया हो, शराब माफिया हो, या जंगल माफिया हो, या खनन माफिया हो, है ना, ये सारे जो माफिया है या बड़े कॉर्पोरेट, हाँ, और उनका पैसा कहाँ आ रहा है, घूम फिर के नेताओं के पास आता है, इसीलिए नहीं लागू होता है। और मैंने इसके लिए स्पष्ट कहा था कि विगत 24 वर्षों से झारखंड में जो भी आदिवासी नेता मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे या विधायक रहे, यही सारे लोग जो है कि रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, और उसी का अब ये जो है आउटबस्ट नहीं, मैं कह जानना सकते चाहता हैं। हूं, हुआ क्या कल रात में अचानक? कितने बजे का अमूमन आपको उनका मैं बंधु तिर्की का फोन आता है? फोन पे क्या बातचीत हुई आप दोनों के? देखिए, हुआ यह था, इसका बैकग्राउंड भी और मैं थोड़ा सा और कब बता देता हूँ आपको। हुआ यह था कि ये जो आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद जब से इस मुद्दा को उठा रहा है, मुझे समझ में नहीं आया आखिर कांग्रेस पार्टी को दिक्कत क्या हो रही है, क्योंकि कई एक मर्तबा इस ऑर्गेनाइजेशन को कोऑप्ट करने की कोशिश की गई। उसके बाद जब हम कोऑप्ट करने की हाँ, कोशिश की गई, हाँ, क्या आशय है इसका आपका? आशा यह है कि कांग्रेस पार्टी के साथ मिल के काम कीजिए, अच्छा। मतलब अलग मत जाइए। तो उस हमने कहा नहीं, ये हमारा संगठन है, कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि हम सत्ता में वापस आते हैं तो पेशा कानून लागू करेंगे, तो हम लोग तो मांग करेंगे कि लागू कीजिए। और इसको लेके 16 फरवरी को आप भी मौजूद थे, और आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने कहा छोटी भूमिका, लेकिन मैं समझता हूं ये पेशा मूवमेंट में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, चाहे आप किसी भी चैनल में रहे हैं, लेकिन ये जो पत्रकार बहुत बड़ी भूमिका रही है। और उसी के बाद जो 16 फरवरी को ऑल पॉलिटिकल पार्टी का मीटिंग हमने बुलाया था, उसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बंधु तिर्की जी को हमने बुलाया था, और उनसे हमारे कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। उनको हम लोग सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष, एक बड़ा ट्राइबल हाँ, चेहरा भी है। हाँ, नहीं, उसकी वजह से हम नहीं पूछते, हम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष होने की वजह से उनको बुलाया था। अपना पक्ष रखने के बजाय उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दिया। आप लोग को भगवान ने बहुत दिमाग दिया है, लेकिन आप लोग जो गलत उपयोग कर रहे हैं, आप लोग जो कि दूसरा के पीछ पर खेल रहे हैं वगैरह वगैरह। तब भी हम लोगों ने कोई नोटिस नहीं किया। बाद के दिनों में उन्होंने हमारा ग्रुप को तोड़ने की कोशिश की। मुझे जहां जहां बुलाया जा रहा था वहां लोगों को बोलने लगा उनको क्यों आप लोग बुलाते हो। तो ये सब चीजें दिखा सब कुछ। अब जब हमारे लोगों को कुछ नहीं कर पाए, संगठन नहीं तोड़ पाए, कोप्ट नहीं कर पाए, लोगों को मना करके वहां भी हम निरंतर जा रहे हैं, तब अंत में शायद जो खासकर जो कार्यक्रम हुआ 30 तारीख को, कोरा में नहीं 30 तारीख को बनहोरा में हुआ, बनहोरा में, हाँ। जो उनके घर के बगल में, और वहां 1000 की संख्या में महिलाएं थी, और महिलाएं सबसे ज्यादा थी, पुरुष लोग भी थे। और इस प्रोग्राम में उनको नहीं बुलाया गया था। वहां भी हो गए थे उस प्रोग्राम वो ना हो बोल के लोग बता रहे थे कि कोशिश किया उन्होंने, लेकिन वहां जिस तरीके से मैंने बात रखी चीजों को, उसके बाद वो बहुत ज्यादा पिनक गए। भाई आप पर कोई व्यक्तिगत हमला थोड़ी कर रहा है, हम तो सीधा सवाल पूछा। उसके बाद क्या हुआ आपने कहा घटना, उसके बाद कल अचानक रात में 9:09 पर उनका फोन आया। तो एक बार तो मैं उठा नहीं पाया, फिर दोबारा आया तो मैंने देखा कि बंधु तिर्की जी क्या, तो मैं उठाया। जैसे मैंने रिसीव किया वो गाली गलौज देना शुरू कर दिए कि तुम जो है कि बहुत बनते हो, ये करते हो, तुम शिल्पी और मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। झारखंड के मुख्य सचिव मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करते, तुम क्या हो, मैं बहुत बड़ा नेता हूं, तुम कल्पना नहीं कर सकते हो कि मैं क्या कर सकता हूं। इसके बाद आइंदे तुम कुछ बोला तो तुम्हारा जीभ खींच लूंगा। तो मतलब गजबी तरीका से हमको लगा कैसे नेता है कि तुमको हम बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे। ये पर्सनल लेवल पर क्यों चला है? ठीक है, आपने निशाना कांग्रेस को बनाया और बराबर बनाते हैं आप, है ना। आपने यह भी सवाल खड़ा किया था कि जो कांग्रेस यहाँ सरकार में सहभागी है, पंचायती राज विभाग उसके पास है, वह पद यात्रा क्यों निकाल रही है? उसे तो लागू करना चाहिए था। मुझे कर्रा की घटना याद है कि वहां एक अधिकारी के विरुद्ध जब एक बड़ी सभा हुई थी तो आपने सवाल किया था कि भाई इसमें बंधु तिर्की के शामिल होने की क्या जरूरत है।
एक अदना से अधिकारी को हटाने के लिए कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष को जमीन बुद्ध आंदोलन में आने की क्या जरूरत है? इस तरह का सवाल आपने खड़े किए थे, लेकिन ये व्यक्तिगत सवाल तो नहीं थे। बिल्कुल कहीं नहीं थे। और इसमें उन्होंने मुझे ये भी कहा कि 16 फरवरी 2025 को एक बहुत बड़ी सभा हुई थी कुड़ू में, हाँ। और कुड़ू में उस मंच पर माननीय मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की जी भी थी, और वहां पे महिलाओं ने मुझे विशेष रूप से पेशा पर ही बात रखने के लिए कहा था। वो शायद हाँ। कैथोलिक की समाज हाँ। की ओर से रखा तो गया इसीलिए मैं वहां पर गया था। तो इसको भी वो बोलने लगे कि तुमने वहां के क्यों पॉलिटिकल स्पीच दिया, आप बताइए। था। आपका विषय क्या था वहाँ? पेशा कानून, अच्छा, पेशा कानून पर ही बोलने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, माननीय मंत्री जी ने यहाँ तक कहा, जो यूपी में घटना हुई थी, जो मस्जिद को लेकर मस्जिद ढका गया था और वहां पे जो लोग नाच रहे थे होली के समय में, तो ये सारे चीजों को उन्होंने बात किया, ये पॉलिटिकल बात नहीं था क्या? जब मैं पेशा पर बात किया और मैंने सीधा कहा इंडिया गठबंधन की सरकार, मैंने कांग्रेस को भी नहीं नाम लिया, वहां पे जेएमएम को भी नहीं नाम लिया, मैंने कहा कि इंडिया गठबंधन ने वादा किया था कि हमारी गठबंधन वापस आती है सत्ता में तो हम पेशा कानून लागू करेंगे। तो मैंने सवाल उठाया था, कौन सी ताकत है जो पेशा कानून को झारखंड में लागू होने नहीं दे रही है? और ये सारे नक्सस का मैंने बात किया था। मैंने ये भी कहा था कि अभी जितना भी चीजें, मतलब हमारा जो संवैधानिक काम यहाँ नहीं हो रहा 5वीं अनुसूची में, उसका कारण हमारे आदिवासी नेता है। तो मैं तो रिस्पॉन्सिबल बनाऊंगा ना, क्यों नहीं बनाऊंगा? अनुसूचित क्षेत्र है, आप रिजर्व सीट से जीत के आते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसमें उनको दिक्कत हो गया। दूसरा, आपने जो कहा, जैसे हम लोग खासकर 19 फरवरी को झारखंड उलगुलान संघ के नेतृत्व में ये डोमारी बुरु से पदयात्रा निकली पेशा को लेकर। तो हम लोगों ने जितने भी संगठन आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद के साथ जुड़े हैं, उन सारे लोगों को कहा कि चूंकि वो पदयात्रा निकाल रहे हैं और उसी कोच के लिए हम लोग उनको समर्थन करेंगे, हम लोग उसमें शामिल होंगे। हम लोग शामिल हो गए। अब ये लोग देख लिए कि वो पदयात्रा को डाउन करने के लिए वहीं से कांग्रेस ने पदयात्रा की घोषणा की। तब मैंने एक इंटरव्यू दिया कि भाई आप वहीं से क्यों कर रहे हैं? तब उन्होंने उसको शिफ्ट करके उली हाथू ले गए। तब मैंने मौलिक सवाल पूछा कि वादा आपने किया, सरकार आप बनाए, 4 मंत्री आपके पास हैं, पंचायत विभाग आपके पास है, और आप पदयात्रा करके आप कह रहे हैं कि हम राज्यपाल को स्मारक पत्र देंगे। किससे आप मांग कर रहे हैं? क्या आदिवासियों का बेवकूफ नहीं बना रहे हैं? सवाल तो फिर वही है ना कि आखिर बंधु तिर्की को पर्सनल लेवल पर क्यों? ये कांग्रेस का सवाल था, पता नहीं, कांग्रेस से जुड़ा हुआ सवाल था। देखिए यहाँ पर मूल बात यह है, हमको लगता है कि वो जो कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के, वो अपना पद देखने के बजाय वो व्यक्ति को सामने ला रहे हैं। तो क्या उन्हें इस बात का खतरा लग रहा है कि गैलेक्सन डुंगडुंग का जो सियासी या के ये सामाजिक कद बढ़ रहा है, ये बढ़ता हुआ कद आगे चल के उनके राजनीतिक जो उनकी पॉलिटिक्स जो है उसके लिए खतरा हो सकता है? ये हो सकता है, शायद, हमको भी लगता है, क्योंकि जो कर्रा में जो कार्यक्रम हुआ, संयुक्त पढ़ा समिति ने बुलाया था 28 तारीख को, और ये जो कार्यक्रम था वो खासकर सीओ भगाओ जमीन बचाओ, क्योंकि वहां का जो सीओ है वो आदिवासियों की जमीन को कागज में छेड़छाड़ करके, ऑनलाइन छेड़छाड़ करके जमीन दलालों को बेच रही है। तो इसलिए बहुत बड़ी सभा थी। अब मुझे भी बुलाया गया था, उनको भी बुलाया गया था। तो हमने वहां जो भाषण दिया, और भाषण में यही सब फिर से मैंने आदिवासी नेताओं को अकाउंटेबल बनाने की बात की ही, वहीं से उनका चेहरा जो है कि बदलने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने इंटरव्यू में सवाल पूछा, इंटरव्यू में ये सवाल पूछा कि मतलब कुछ पत्रकार लोग इंटरव्यू लिए उसमें, कि क्या हो रहा है, क्या अबुआ सरकार में माननीय मुख्यमंत्री और मंत्रीगण छोटे हो गए और सीओ उनसे बड़े हो गए, कि एक जो है कि कार्यकारी अध्यक्ष जिनके पास 4 मंत्री है, एक छोटा सा लेटर से जो है कि सीओ का तबादला हो जाएगा, वहां पर आके कार्यकारी अध्यक्ष सीओ ऑफिस के सामने धरना दे रहे हैं। हो सकता है कि सरकार में उनकी चल नहीं रही हो, कांग्रेस की चल नहीं रही हो, जो भी है। तो हम लोग आम जनता कैसे देखता है? लोगों ने मुझे कहा, कई लोग मुझे कह रहे थे कि देखिए दादा, कि माननीय बंधु तिर्की जी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनके घर में भी एक मंत्री है और पार्टी में कुल मिलाकर 4 मंत्री है। ये लोग अगर एक चिट्ठी लिख देंगे तो सीओ हट जाएगी तुरंत। लेकिन क्यों ये लोग जो है कि ये सब मामला को कैबिनेट में नहीं ले जा रहे हैं, कहीं बात नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे धरना दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, नारा कर लगा रहे हैं? तो हमने वही बात कहा, मैंने कभी भी कहीं पे
टारगेट उनको व्यक्तिगत रूप से नहीं किया। मैंने उनको सवाल सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष होने की वजह से पूछा, और जो भी मंत्रीगण है वो मंत्री होने की वजह से पूछा। तो ये सवाल तो कांग्रेस के अध्यक्ष से भी पूछ सकते थे ना, कार्यकारी अध्यक्ष से क्यों पूछ रहे हैं आप? नहीं, कार्यकारी अध्यक्ष और अध्यक्ष बराबर ही है ना। कार्यकारी अध्यक्ष वहां गए थे, अध्यक्ष तो वहां नहीं गए थे। यदि अध्यक्ष वहां पे धरना पे बैठते मैं जरूर उन पर भी सवाल पूछता। और जो उली हत्तू वाला मामला में तो अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष दोनों गए थे, इसलिए मैंने पूरा पार्टी को ही पूछा। तो पार्टी को जवाब देना चाहिए, पार्टी जवाब नहीं दे रहे हैं। और आप ये सोचिए कि अभी जैसे वक्फ बोर्ड का मामला आया, तुरंत पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो पैसा आपने वादा किया है, पिछले कई महीनों से आदिवासी लोग अनरेस्ट है, हर जगह पे मुद्दा उठ रहा है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं बताते? क्यों नहीं विश्वास? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो भाजपा भी नहीं कर रही है। अब पूरे आंदोलन के दरमियान आप देखे होंगे कि कांग्रेस तो कम से कम पदयात्रा कर रही है। मैंने भी कांग्रेस के विधायकों से, मंत्रियों से सवाल पूछा था, तो उनका जवाब था कि यह हमारा पब्लिक कॉन्शियसनेस के पब्लिक को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। क्या भाजपा ने कभी कोई कोशिश की, कोई कार्यक्रम किया? देखिए, पहली बात तो यह है, आप सत्ता में हैं, सत्ता में है, उनको ना सवाल पूछा जाएगा, उनको ना इस बार पत्र दिया जाएगा, आप ना काम करेंगे। जो विपक्ष है वो तो पदयात्रा करेगा, वो करेगा। और आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, तो पदयात्रा तो भाजपा को करना चाहिए था ना। मैंने स्पष्ट रूप से, आपने अगर अखबारों में पढ़ा होगा तो 30 तारीख को, जब 27 को विधानसभा खत्म हो गया, उसके बाद 30 तारीख को हमारा बनौरा में कार्यक्रम था, वहां मैंने इस बात को उठाया, मैंने आवाज उठाया कि बीजेपी जो है वो बाकी सारे मुद्दों को लपक के अब वो सरकार को घेरने की कोशिश की। लेकिन क्या वजह था कि पेशा कानून पर ना विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष नेता माननीय बाबूलाल मरांडी कुछ बात नहीं किए, ना उनके कोई विधायक, ना उनके अलायंस का किसी विधायक ने आवाज उठाया। मैंने इस सवाल को पूछा और वो अखबार में भी आया। और मैंने यह भी कहा, क्योंकि ये लोग इसीलिए नहीं पूछे होंगे क्योंकि 2001 में पेशा कानून का नियमावली बनाकर पेशा कानून लागू करना था, उन्होंने औद्योगिक नीति बनाई और झारखंड पंचायत राज अधिनियम को असंवैधानिक तरीके से अनुसूचित क्षेत्र में माननीय बाबूलाल मरांडी ने लागू किया। नगर पालिका अधिनियम को असंवैधानिक तरीके से माननीय अर्जुन मुंडा ने लागू किया, जो मुख्यमंत्री थे। तो उनके समय तो पूरी ये चीजें हुई है, तो इसीलिए वो चुपचाप बैठे पड़े हैं। तो मैंने उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया। मैंने स्पष्ट कहा कि बीजेपी ने अनुसूचित क्षेत्रों में हमारे जल जंगल जमीन को पूंजीपति और व्यापारी और बाहरी लोगों को सौंपने के लिए पेशा कानून लागू नहीं किया और जेपीआर थोप दिया। और इसी जो असंवैधानिक कार्य जो बीजेपी ने शुरू किया अनुसूचित क्षेत्रों में थोपा, उसी को अब सरकार कंटिन्यू कर रही है। तो दावा तो एक किया जाता है कि गैलरसन डुंगडुंग ही सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, भाजपा का बयान बोल रहे हैं। अब जिनको आरोप लगाना है लगाए, बहुत स्पष्ट है। स्पष्ट यह है कि अबुआ सरकार, इंडिया गठबंधन की दोनों बड़ी घटक दल, दोनों बड़े घटक दल, चाहे कांग्रेस हो या जेएमएम, दोनों ने पेशा कानून 1996 को लागू करेंगे। और जेएमएम ने तो यहां तक कहा कि 5वीं अनुसूची के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र में लागू करेंगे और पेशा कानून लागू करेंगे। तो हमारी मांग तो वही है। तो हम तो स्पष्ट कहते हैं, आप माँ बाप बने हैं तो बच्चा किससे मांगे? माँ बाप से ही मांगेगा ना। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चा सवाल ना पूछे तो आप माँ बाप मत बनिए। मैं कांग्रेस के बारे में तो नहीं जानता, जहां तक हेमंत सोरेन को समझ पा रहा हूँ, सिरोम टोली विवाद में उनका काफी विरोध हुआ, उनका पुतला जलाया गया, अर्थी जलाया गया। बाकी हेमंत सोरेन ने क्या किया? तमाम पुतला और अर्थी जलाने वाले पर जो मुकदमा हुआ था, प्राथमिकी दर्ज हुई थी, एक सिरे से माफ कर दिया, एक बड़ा दिल दिखलाया। देखिए, यही डेमोक्रेसी कहते हैं इसी को। ये डेमोक्रेसी भी है और ये हेमंत सोरेन की संवेदनशीलता भी। बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूं। जो व्यक्ति संविधान को मानता है, जो व्यक्ति लोकतंत्र को मानता है और जो व्यक्ति आदिवासी को मानता है, आदिवासी अधिकार को मानता है, उनके साथ संवेदनशील है, वो इसी तरह का काम करेगा। और जो नेता जिनको सिर्फ सत्ता चाहिए, पदों में रहना है, खुद को बड़े बड़े जो है कि जगह पे दिखना है, उनको फूल माला चढ़ाना चाहिए, उनको जो है कि उनके नाम पर कसीदे गढ़ी जाए, वही और सवाल का वो जवाब नहीं देंगे। ऐसे नेता लोग क्या करते हैं, ना उनको लोकतंत्र का ज्ञान है, ना वो संविधान को मानते हैं, ना आदिवासी अधिकारों को मानते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ
अपना कुर्सी और नाम और फेम चमकाने के लिए, पद और पैसे के लिए ये लोग क्या क्या करते हैं, गुंडाई पर उतर आते हैं। और हमारे जैसे एक्टिविस्टों को धमकी देना कि तुमको जो है कि खत्म कर देंगे, तुम्हारा जीभ निकाल लेंगे, ये क्या मतलब? ये तो गुंडा ही ऐसे धमकी दे सकता है ना, कोई राजनेता ऐसे धमकी देगा क्या? इस तरह के एक्टिविस्टों को धमकी दिया जाना मेरी जानकारी में पहली घटना नहीं है। आपको याद होगा आरटीआई सूचना के अधिकार के मामले में कितने एक्टिविस्टों की हत्या की गई, उनको जेल की सजा हुई। तो क्या माने कि अब पेशा के मामले में भी यही होने वाला है? देखिए, जो आपने कहा घटनाएं हुई है, लेकिन हम लोग कम से कम आदिवासी नेताओं से ये अपेक्षा नहीं करते हैं। क्योंकि आपको याद होगा मारंगम के जयपाल सिंह मुंडा ने जब पहली बार 16 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में भाषण दिया, नेहरू, सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इतने बड़े बड़े उस समय में मतलब आजादी आंदोलन के चैंपियन थे, उनके सामने भाषण देते हुए क्या कहा? आप आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखा सकते। आदिवासी धरती के सबसे लोकतांत्रिक लोग हैं, उनसे आपको लोकतंत्र सिखाना पड़ेगा। तो ऐसा आदिवासी समाज से अगर मौत की धमकी मिले वैसे नेताओं से, तो आश्चर्यजनक है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, मेरा निवेदन है सारे आदिवासी मंत्रीगण, नेतागण, विधायकगण, सांसदगण, ये सारे लोगों से निवेदन है कि यदि आपको सिर्फ माला पहनना है, आपको जो है कि नाच गा के लोग ले जाए, आपके कसीदे पढ़े जाए और आपको सवाल ना पूछा जाए, ये अगर आप चाहते हैं तो अपने पदों से रिजाइन मार दीजिए। ये सवाल इसलिए मैं तो सवाल ये भी रहा कि अभी तक आपको आपकी भाषा में क्या है, मैं नहीं जानता कि आपको बंधु तिर्की ने धमकी दी या नहीं दी, पर यदि आपकी भाषा में थ्रेटनिंग दी गई है तो यह तो सिर्फ बंधु तिर्की ने दिया है। कांग्रेस के दूसरे किसी अधिकारी ने, पदाधिकारी ने तो आपसे संपर्क नहीं किया? नहीं, बात इसी ही कर रहे हैं। अभी मैं दिल्ली भी बात किया तो उन लोग भी वही कह रहे थे कि आप जो है कि पुलिस के पास जाइए, आप माननीय मुख्यमंत्री के पास चले जाइए, आप इसके पास चले जाइए। मतलब ये लोग ये मान लेते हैं कौन? उन्होंने इस मामले में कहा कि आपने शिकायत दर्ज की होगी। हाँ। उन्होंने कभी फोन करके आपको धमकी तो दूसरे कांग्रेस धमकी नहीं दिया, लेकिन उनका बात करने का लहजा यही था कि आप जो है कि उनके पास जाइए। तो हमने कहा ठीक है, 29 में भी हम जो है कि माननीय हेमंत सोरेन के पार्टी के साथ ही जाएंगे, राष्ट्रीय पार्टी की जरूरत नहीं है, यही तो सिर्फ वोट चाहिए। यही तो आरोप आपका लगता है। आप कई बार खुले मंचों से कह चुके हैं कि जो उत्तरी छोटा नागपुर का हिस्सा, दक्षिण छोटा नागपुर, इसे कांग्रेस का सफाया कर देंगे। सिमडेगा में उनके विधायक हैं, कोरेबिरा में उनके विधायक हैं, खुट्टी भी उनका कांग्रेस के हाथ से इस बार आप ही लोग की कृपा से निकल गया। इधर लोहरदगा भी उनके विधायक हैं। तो पूरा कांग्रेस का जो वोट बैंक है, बेस है, आप तो उसे खत्म कर रहे हैं। आखिर कांग्रेस के लोग तो आक्रोशित होंगे ही। बिल्कुल, मैं तो कई एक जगह कहा कि आप ना सिर्फ कांग्रेस, भाजपा, मैं दोनों, मेरा स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी ने झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों को अपना चारागाह बना के रखा। यहाँ सिर्फ आदिवासियों को वोट बैंक बनाते रहे और दोनों पार्टियों की वजह से आदिवासी सरना ईसाई के नाम पर लड़ते रहे। दोनों पार्टियों ने आदिवासियों को मुर्गा लड़ाई करवाया है और सत्ता का मजा लिए हैं। हमने बहुत स्पष्ट कहा है, अभी भी मैं कहता हूं, झारखंड का भला कांग्रेस नहीं कर सकती, बीजेपी भी नहीं कर सकती। झारखंड का भला अगर कोई करेगा तो यहाँ का झारखंड का माटी का पार्टी ही करेगा। इसलिए सारे आदिवासियों को आप झारखंड के माटी की पार्टी को तलाशना चाहिए। आपका संकेत तो बिल्कुल साफ है ना कि झारखंड के माटी के पार्टी तो जेएमएम है। तो इसका मतलब पूरी की जो पूरी बैटिंग आपकी होती है वो हेमंत सोरेन की ओर से होती है। आप उनके इशारे पे कांग्रेस को मटियामेट करने का प्लानिंग करते हैं। मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को नहीं कहा कि माटी की पार्टी। आप याद करेंगे, सबसे पहले झारखंड पार्टी नगाड़ा छाप को माटी की पार्टी कहा जाता था, लेकिन मैं उनको भी नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आदिवासियों को खोजना होगा कि कौन हमारी माटी की पार्टी है जो इस माटी को बचाए। इतना तो आप मानते हैं ना कि हेमंत सोरेन एक ग्रेट पॉलिटिशियन। आप हाल के दिनों में जंप देखिए, शायद 94 स्थान से 44वें स्थान तक चले, एक लंबा जंप लगाए नेशनल पॉलिटिक्स में। और खुद आप मानते हैं कि उन्होंने सीरम टोली मामले में जो उनके विरोधी थे, जिनके द्वारा उनको काला झंडा दिखाया गया, पुतला फूका गया, वैसे लोगों को माफ करते हैं। तो हेमंत सोरेन तो बिल्कुल माटी की आवाज उठाते हैं। देखिए,
जो व्यक्ति मतलब जो पॉलिटिशियन जो है वो मेच्योर होगा वो इसी तरह से एक्शन लेगा। तो सवाल है ना कि वो रिएक्ट नहीं करेगा। कांग्रेस को मैच्योर्ड होने में कितने 100 बरस और लगेंगे? अब कांग्रेस समझे, क्योंकि देखिए कांग्रेस ने आदिवासियों को धोखा दिया है। धोखा इसलिए दिया, देखिए कांग्रेस अगर चाहती तो मरांग के जयपाल से मुंडा के समय ही झारखंड बना देती। यदि उस समय झारखंड बन जाता, तभी जिस तरह से अनुसूचित क्षेत्रों में बाहरी लोग भर गए, आदिवासी का जमीन, यहाँ का खनिज संपदा, नदी, झरना, पहाड़ उजड़ गया, ये नहीं होता। ये भी नहीं होता। इसके साथ ये भी नहीं होता कि उड़ीसा का वो हिस्सा जो झारखंड का था, पश्चिम बंगाल का वो हिस्सा जो झारखंड का था, छत्तीसगढ़ का वो भी एक बेहतर झारखंड, बिल्कुल ग्रेटर झारखंड, और यहाँ हम आदिवासी लोग मेजोरिटी में होते। लेकिन जानबूझ के कांग्रेस पार्टी ने मतलब इसको हिस्सा हिस्सा में टुकड़ा किया, और जानबूझ के सरना ईसाई का मामला वही लोग लाए शुरू में। फिर जो है कि आरएसएस को किसने पाला? कांग्रेस पार्टी ने पाला है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो है कि बराबर हैं। इसलिए आदिवासियों को अपना अस्तित्व के लिए माटी की पार्टी ही ढूंढना पड़ेगा। अगर कोई गड़बड़ जा रहा है, जो भी मान लीजिए कि माटी की पार्टी के लोग भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, माटी की पार्टी वो अगर में कंपेरिजन किया जाता है जो बिल्कुल बिल्कुल मौजूद है, तो अभी जो है अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा, क्योंकि उन्होंने भी वादा किया है, उनका वादा है कि 5वीं अनुसूची के लिए जो प्रावधान है उसको हम लागू करेंगे, पेशा कानून लागू करेंगे, जो है कि लैंड बैंक खारिज करेंगे, उसके बाद 32 के आधार पर खतियान देंगे। मैं तो कहता हूं आप लागू कीजिए ना, आप पूरे झारखंड में आप सिंगल मेजोरिटी में आएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है, और कांग्रेस और बीजेपी दोनों उखड़ जाएंगे। ये मेरा दावा है आपके चैनल में। खाली वो हमारा जो आदिवासी और मूलवासी का जो सेंटीमेंट है, जो मांग है, जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं लगातार, बस उसको लागू कर दे, उनका वादा है। उसके बाद सारे लोग साफ, बाकी लोग जितना गाली दे, थ्रेटनिंग करे, उससे हम लोग को कोई फर्क ही नहीं यही साफ होने से तो कांग्रेस में तनाव की स्थिति दिख रही है ना। तो आप करिए ना, आप नहीं करते हैं, आपको हमने सत्ता दिया, आप काम करने के बजाय आप जो है पेशा कानून लागू करने के नाम पर नौटंकी करते हैं। आप जो है कि पदयात्रा करेंगे, आप जो है कि सीओ के ऑफिस के पास बैठेंगे, तो आप कुछ और करेंगे। अब आपको जान से मारने की धमकी मिली है। मैं फिर एक बार कह रहा हूं, मुझे नहीं पता आपको मिली है नहीं मिली है, आपका दावा है। तो क्या अब आप हेमंत सोरेन से इसकी शिकायत करेंगे? क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर का भी सवाल है, और राज्य सूबे के मुखिया हैं और आदिवासी समाज का सबसे बड़ा चेहरा है, आप माने तो भी ना माने तो भी। हाँ, मतलब उन्होंने यहाँ तक मुझे कहा, माननीय कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की जी ने ये भी कहा कि आप सोशल मीडिया में लिखिए, इंटरव्यू दीजिए, एफआईआर कीजिए मेरे खिलाफ में, ये सब कुछ उन्होंने कहा। लेकिन हम ऐसे लोग नहीं हैं, उनके जैसे इतना नीचे हम गिरने वाले नहीं है। लेकिन हाँ, बस सूचना के लिए, इसलिए मैं पहले सोचा था कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। फिर मैंने अपने साथियों से बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, पब्लिक में लोगों को पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने सोशल मीडिया में लिखा। नहीं तो मैं लिखने की भी इच्छा मेरी नहीं थी। उसके बाद फिर स्वाभाविक सी बात है कि आप जैसे दूसरे चैनल के लोग भी कह रहे हैं, हम भी इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो ये सिर्फ पब्लिक में जानकारी के लिए, हम ना उनको कभी नीचा दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, ना कभी हमारा उनके साथ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है। हमारा बस इतना ही है, आप पद में हैं, आप अगर सवाल नहीं चाहते हैं, आप पद से इस्तीफा दे दीजिए। और मैं तो सभी को, ना सिर्फ उनको, सारे आदिवासी नेताओं को, जो मंत्री हैं, विधायक हैं, कोई बड़े पद पर है पार्टियों के, आप लोग इस्तीफा दे दीजिए अगर आपको सवाल नहीं चाहिए तो। हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपसे हमारा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ आपको अकाउंटेबल बनाने के लिए सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि हमने भी किसी को आपको वोट देने के लिए कहा है। और मैंने मांडर के लिए भी, मैं आपको बता रहा हूँ, मांडर विधानसभा चुनाव के लिए मैंने 2 बड़ी सभाओं का एड्रेस किया था। एक जो है कि चान्हो में और एक जो है कि मकलुस्कीगंज में। उनको नहीं भूलना चाहिए। और वहां पे हजारों की संख्या में लोग थे और जरूर उन्होंने वोट दिया होगा उनको मेरे अपील पर। और उसके अलावा सोशल मीडिया में इतना कैंपेन, आप सोचिए, मैं ये सोच के दंग रह गया रात में कि भाजपा जिनके नेताओं को, माननीय बाबूलाल मरांडी जी को तो मैंने बहुत कुछ कह डाला चुनाव के समय में, सोशल मीडिया में, इंटरव्यू में, है ना, इतना ज्यादा कैंपेन किया उनके खिलाफ में, उन्होंने कभी नहीं, या उनका किसी ट्रोलर भी मुझे धमकी कभी कॉल करके नहीं दिया। और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, इतने बड़े नेता मुझे कह रहे हैं कि तुमको खत्म कर देंगे। मुख्य सचिव जो है कि मुझे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करते हैं,
और तुम कहाँ हो, तुम्हारा औकात क्या है। मतलब अजीब सी है, मुझे लगा कि देखिए क्या हो रहा है। फिर ये लोग जो है लोकतंत्र बचाने का, संविधान बचाने का, आदिवासी अधिकारों का बात करते हैं। ये शोभा देता है क्या ऐसे लोगों को? क्या आप गुंडा बन गए क्या? आदिवासी समाज का तो ख्याल रखिए। आदिवासी नेताओं को ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने बहुत शालीनता से बातें की हैं, बहुत शालीनता से आंदोलन किया है। और देखिए यहाँ इतने सारे लूटे जा रहे हैं, हमारी जमीन, माटी, बेटी, रोटी, जंगल, खनिज संपदा, पूरा इलाका छीना जा रहा है। तब भी हम लोग कितना शालीनता से आंदोलन करते हैं, शालीनता से बातें करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। तो हमारे नेताओं को भी आदिवासी समाज से सीखना चाहिए। आपने एक सवाल और छेड़ दिया था कि बीच में भी मैं देख रहा था कि जो आदिवासी नेता हो, खासकर शिल्पा नेहा तिर्की के बारे में आपने सवाल कर दिया कि इनके जो पीए हैं वो मुस्लिम हैं। ये सवाल करना कितना उचित है? देखिए मैंने कभी नाम नहीं लिया किसी का। भले अगर आप उसको ऐसे देखते हैं, आपको याद होगा बहुत पहले, ये तो शिल्पी जी मंत्री भी नहीं बनी थी, जब हेमंत सोरेन का पिछला कार्यकाल में याद कीजिए, वो जब बाहरी लोगों को जो पीए अपने रखे थे, कितने लोगों ने उन पर सवाल उठाया, किन के सारे पीए बाहरी हैं, कभी उन्होंने कुछ कहा? जबकि उनको तो डायरेक्ट निशाना पे लिया गया, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को। उनको कहा गया वो जो है कि फलाना पिंटू चिंटू को जो है कि पीए रखते हैं, इसीलिए उसी ने फंसा के जेल में, तो बहुत अच्छा हुआ, ऐसे लोग बोला। लेकिन कभी आपने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रिएक्ट करते देखा? नहीं देखा। और मेरा जितना भी सवाल है पीए को लेके, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैंने कई एक सभा में या इंटरव्यू में सिर्फ इतना ही कहा कि आदिवासी नेता लोग, जो लोग आदिवासी करते हैं दिन रात, अब देखिए, पता कीजिए कि वो अपना पीए जो है कि क्यों आदिवासी को नहीं रखते हैं। और मैंने एक के बारे में नहीं, किसी का नाम नहीं लिया। और मैंने इसलिए कहा कि बहुत सारे आदिवासी लोग एमए, बीए, पीएचडी करके बेरोजगार है ना, तो कम से कम उनको तो जॉब मिल जाता। तो मैंने कहा क्या वो लोग काबिल नहीं है क्या? क्या पैरामीटर है, क्यों नहीं रखते हैं? क्या मैंने ये गलत सवाल पूछा? मैंने एक एग्जाम्पल आप दिखा दीजिए जहां मैंने ये कहा होगा कि बंधु तिर्की, मानिए कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के बंधु तिर्की जी आदिवासी को पीए नहीं रखते हैं। क्या मैंने कोई इंटरव्यू में ये कहा है कि माननीय मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की जी क्यों आदिवासी को अपना पीए नहीं रखती है? एक इंटरव्यू आप दिखा दीजिए ना, हम उसके बाद एकदम बोलना बंद कर देगा, अपना सामाजिक जीवन छोड़ दूंगा। आदिवासी विधायकों के बारे में, मंत्रियों के बारे में तो सवाल करते रहे। बिल्कुल, और जज नहीं बनता, आपको नहीं करना चाहिए। आप मुझे बताइए ना, कौन सा गैर आदिवासी विधायक और मंत्री है जो एक आदिवासी को अपना पीए रखा है? वो लोग जब अपने ही खास समाज के लोगों को रखते हैं, आप क्यों नहीं रख सकते हैं? आदिवासी समाज के विधायक आदर्श कायम करते हैं, एक मॉडल कायम करते हैं, मतलब एक भी नहीं रखेंगे, सब बाहर के लोग, इक्वालिटी का। तब तो ये तो अद्भुत है भाई। दूसरे समाज के लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए थी ना, कि जिस तरह आदिवासी समाज के से आने वाले विधायक अपना पीए आदिवासी नहीं रखते हैं, तो सीख दूसरे समाज को होना चाहिए था कि वे नहीं रखें। तो चलिए, तो ऐसे हमारे आदिवासी नेता और मंत्रियों को मैं सैल्यूट मारता हूँ कि आप क्या मंत्री पीए नहीं, आप उनके लिए भी काम कीजिए। तब तो आदिवासी बोलना भी छोड़ दीजिए ना, आप सारा काम जो है कि दूसरे लोगों के लिए काम करिए और मॉडल बनिए। आदिवासी के लिए दूसरे लोग काम करेंगे, फिर हम लोग दूसरे लोगों को भी वोट देंगे। क्या बोलते हैं, है ना? एक अच्छा मॉडल हो सकता है ना कि भाई हमारे यहाँ कोई कास्ट बाइस नहीं है, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। एक अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, रहना चाहिए। मैं कहाँ बोल रहा हूँ उसमें नहीं रहना चाहिए, लेकिन अगर मैक्सिमम लोग वही करे तो सवाल तो बनता है ना। सवाल ये है, हम नहीं कह रहे हैं कि सारे लोग रखिए, कोई बाहरी नहीं रखना चाहिए, आप रखिए ना भाई। लेकिन हमारा कहना है कि, और ये हमारा बहुत मेजर इशू नहीं था, 2-4 जगह मैंने ये बातें करी हैं, और इसलिए बातें करी है कि लोग बहुत बार मुझे बोले इस बात को कि देखिए फलाना ऐसे इसको पीए रखा है, चिलाना ऐसे पीए रखा है। उससे क्या है ना कि लोगों को एक्सेस भी नहीं मिल पाता है, हमारे लोगों को बहुत समय में पीए जो है कि पहुंचने ही नहीं देते हैं। ये सब भी बातें आती है। और बहुत लोगों ने कहा, खासकर मुख्यमंत्री कार्यालय, कि ये लोग माननीय मुख्यमंत्री हम लोगों से मिलने भी चाहते हैं, लेकिन वो लोग मिलने ही नहीं देता है। वो इसलिए नहीं मिलने देता है कि उनके पीए दूसरे लोग हैं। ये सवाल लोग उठाए हैं। तो हमारे लोग जो मतलब आदिवासी वॉइस के रूप में जाने जाते हैं, हम आदिवासियों का आवाज उठाते हैं, तो हाँ बनता है ना आवाज उठाना। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो लोग फिर से बोलेंगे। तो मैं जितना भी आवाज उठाता हूँ उसका आधार है, आधारहीन बातें मैं कभी नहीं करता हूँ, और मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। और मैंने आज तक कोई भी नेता को निजी रूप से निशाना कभी नहीं बनाया। बंधु तिर्की यदि आपको बुलाते हैं बातचीत के लिए, टेबल टॉक के लिए, जाइएगा आप? बिल्कुल, मैं हर जगह उपलब्ध रहता हूँ। जब मुझे
समय मिलता है, समय नहीं होने पर तो अलग बात है, लेकिन मैं जाता हूँ। और आपको यही मैं बताना चाहता हूँ, जब पेशा मूवमेंट हम लोगों ने खड़ा किया था, उस समय में उन्होंने हमारे खिलाफ आवाज भी उठाया। उसके बावजूद मैं आपको बताना चाहता हूं, 29 फरवरी को बीएनआर में उन्होंने एक मीटिंग का आयोजन किया था और बहुत लोगों को बुलाया था। हमारी पूरी टीम वहां पे गई तो हम लोगों ने देखा कि कोई नहीं, पूरा गायब। तब हमने फोन किया, जिनको उन्होंने आयोजन के लिए दिया था वो हमारा फोन ही नहीं उठाते हैं। फिर मुझे लगा कि क्या हुआ, फिर मैंने उनको डायरेक्ट फोन किया, तब वो कहते कि मैं तो दिल्ली आ गया। तो ऐसे ही रिस्पॉन्सिबल नेता लोग रहेगा कि मीटिंग में आपने बुलाया सारे लोगों को और अब खुद दिल्ली भाग गए और हमें बताया तक नहीं, तो फिर अगला मीटिंग में हम क्यों जाएंगे? क्या गारंटी है कि आप वहां पर रहेंगे? तो मेरा कहना का मतलब स्पष्ट है कि आप रिस्पॉन्सिबल बनिए। समाज आपको नेता मानता है, आपको वोट दिया है, आपसे उम्मीद करता है। जल जंगल जमीन खनिज संपदा और पूरा आदिवासी इलाका लूटा जा रहा है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ संविधान के अनुरूप काम हो, 5वीं अनुसूची लागू हो, पेशा कानून, CNT-SPT कानून, वनाधिकार कानून, जो भी कानून हमारे लिए बने हैं ये सारे लागू होने चाहिए और हमारा जल जंगल जमीन और आदिवासी समाज सुरक्षित होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ ग्लैडसन डुंगडुंग जी, जिन्होंने अपनी व्यथा को सामने रखा। इनका कहना है कि बंधु तिर्की के साथ उनकी कोई निजी दुश्मनी नहीं है। बंधु तिर्की एक सम्मानित नेता हैं, बड़े आदिवासी नेता हैं। वे जब भी सवाल खड़ा करते हैं तो सिर्फ इसलिए करते हैं कि वे कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इसके सिवा उनसे इनका कोई निजी दुश्मनी नहीं है। यह रहा ग्लैडसन डुंगडुंग का पक्ष। हमारी कोशिश होगी कि मैं बंधु तिर्की का जो पक्ष है उसे भी आपके सामने पेश करूं। देखता हूं कब मुलाकात उनसे हो पाती है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।